इन जनरल अब तक आपको लग रहा होगा कि आपने बैठ के पढ़ाई करी, स्कूल से बहुत सारा होमवर्क मिला तो आपने वर्क करा है। बोलते हो ना कि मैं तो सुबह से काम कर रहा था। क्या कर रहा था? होमवर्क कर रहा था। सुबह से पढ़ाई कर रहा था, वो भी काम है। ठीक है, बातें कर रहे थे, वो काम नहीं है, नहीं है ना। बट आपका होमवर्क करना या आपका एक जगह बैठ के लर्न करना, इट डजंट काउंट एज वर्क इन फिजिक्स। फिजिक्स में वर्क डन तब कहलाता है जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाए जाने पर वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाए, तो हम बोलते हैं वर्क हो रहा है। अगर हम फोर्स लगाएं और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस ना हो तो हम क्या बोलेंगे कि वर्क नहीं हुआ। सो व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, देन वी से द वर्क इज डन। ठीक है, एंड आपको याद रखना है कि वर्क डन हमेशा फोर्स की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? फोर्स की वजह से होता है। अभी आप लोगों के सामने मैंने इस ब्लॉक पे फोर्स लगाया और मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया, बट वो मैं नहीं हूं जो वर्क कर रहा है, वो मेरा लगाया हुआ फोर्स है। और बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, मस्कुलर फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं। तो ऐसे हमारे अराउंड खूब सारे फोर्सेस है। तो वर्क हमेशा कौन करेगा? फोर्स करेगा। आसान सी बात है। तो वर्क का मतलब समझ में आया। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट and object changes its position or object displaces, then we say work is done. And work is done on the object by the force. Always remember, work किस पे करा जाता है? ऑब्जेक्ट पे करा जाता है। करने वाला कौन होता है? फोर्स होता है। आसान सी बात है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होता है और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब कैसा मल्टीप्लाई करना पड़ता है? फिजिक्स में इसको स्केलर मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं। रीजन क्या है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों ही अपने आप में वेक्टर क्वांटिटीज हैं। आपको याद होगा ना, पुराने चैप्टर्स में आपने पढ़ा हुआ है कि फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। फिर इनके मल्टीप्लीकेशन से वर्क स्केलर कैसे बन गया? तो फिजिक्स में दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, दो तरह के वेक्टर मल्टीप्लीकेशन होते हैं, जिनको कि आप 11th क्लास में पढ़ोगे पहली बार। बट सिंस हमारे सामने वर्क आ गया है और ये दो वेक्टर से मिलके बनने वाली क्वांटिटी है, मतलब दो वेक्टर के प्रोडक्ट से मिलके बनने वाली क्वांटिटी है, तो मुझे बताना जरूरी हो जाता है यहां पे कि जो प्रोडक्ट हो रहा है यहां पे वो स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और वो एक स्केलर क्वांटिटी बना के देते हैं। क्या बना के देते हैं? स्केलर क्वांटिटी। तो यहां से वर्क क्या बन जाता है? एक स्केलर क्वांटिटी जिसकी एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। आसान सी बात है। सामने मैंने एक एग्जांपल दिखा रखा है। यहां पे मैं एक फोर्स लगा रहा हूं इस ऑब्जेक्ट पे। मान लो इस ऑब्जेक्ट का मास m है और इसकी इनिशियल पोजीशन है। फोर्स लगाने से इसके अंदर इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो फोर्स और इस डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट से क्या बनेगा? वर्क डन। इजी। अब थोड़ा सा वर्क को और डिटेल में समझने के लिए मैंने एक और एग्जांपल आपको दिया। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच का एंगल बहुत मैटर करता है। मान लो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल थीटा है, मतलब ये ब्लॉक सरफेस पे पड़ा था और हम लोग इसको ऐसे पुश कर रहे हैं, बट सरफेस पे अंदर कहीं जाने की जगह नहीं है, तो ब्लॉक कहां बढ़ने लगेगा? आगे की ओर। और ऐसा आपने डे टू डे लाइफ में देखा होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं भी दिखा देता हूं। अब देखो, इस ब्लॉक को अगर मैं इस तरह से हॉरिजॉन्टली पुश करता हूं तो ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बट व्हाट इफ मैं ब्लॉक को इस डायरेक्शन में पुश करूं, तो भी तो ये हॉरिजॉन्टली बढ़ रहा है, क्योंकि नीचे जाने के लिए इसके पास में स्पेस नहीं है। तो मेरी फोर्स की डायरेक्शन कैसे हो गई? कुछ ऐसे। और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो गया? हॉरिजॉन्टली। तो जो मैंने डायग्राम में शो कर रखा है वो कुछ ऐसा ही सिनेरियो है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स चल रहा है, और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में चल रहा है? इस डायरेक्शन में चल रहा है। इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। तो यहां से जो वर्क का एक्चुअल फॉर्मूला बनता है वो ये होता है, W इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस कॉस थीटा। अब आप बोलोगे कॉस क्या है? मैथ्स की एक ब्रांच है ट्रिग्नोमेट्री, उसके अंदर हमें इसी राइट एंगल ट्राइंगल के एंगल्स और उसकी साइड्स के बीच के रिलेशन को समझाया जाता है। मतलब a branch in maths in which we study about the relationship between a single of right angle triangle and its sides। तो उस ब्रांच ऑफ मैथ्स को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। वहां पे ना ऐसे साइड्स का रेशियो लिया जाता है, जैसे फिलहाल के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस।
ए हो गया परपेंडिकुलर और बी हो गया बेस। तो ये रेशो लेते ही एक ना एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बन जाता है, और फिलहाल इस केस में मेरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो है 10 10 ऑफ थीटा, ऐसे रीड करा जाएगा 10 ऑफ दिस एंगल। और ऐसे ही अगर मैं बेस और हाइपोटेनियस को मैंने सी से रिप्रेजेंट करा हुआ, इसका रेशियो लूंगा तो बन जाता है कॉस थीटा। तो ऐसे करके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जिसमें हमें सिर्फ अभी टेंशन लेनी है कॉस थीटा की। क्यों लेनी है? क्योंकि इसकी हेल्प से ही हम समझ पाएंगे कि कितने तरीके के वर्क डन होते हैं। तो फिलहाल के लिए हमें सिर्फ कॉस थीटा के लिए सोचना है, बिकॉज कॉस थीटा वर्क के फॉर्मूला में आता है। अब इस थीटा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए कॉस की अलग अलग वैल्यूज होती हैं। जैसे अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है तो कॉस 0 बना देता है 1। थीटा की वैल्यू अगर 30 डिग्री होती है तो कॉस 30 बना देता है √3/2। थीटा की वैल्यू अगर 45 डिग्री होती है तो कॉस 45 बना देता है 1/√2। ऐसे ही 60 डिग्री के लिए कॉस की वैल्यू होती है 1/2, 90 के लिए हो जाती है 0, 120 के लिए -1/2, 135 के लिए -1/√2, 150 के लिए √3/2 एंड 180 के लिए -1। पर आपको इतना याद नहीं करना, आपको इन जनरल इन 3 वैल्यूज को याद रखना है, कॉस 0 डिग्री, कॉस 90 डिग्री एंड कॉस 180 डिग्री। ठीक है, कॉस 0 डिग्री याद करना आपको मेरे साथ में कि कॉस 0 डिग्री इज 1, कॉस 90 डिग्री इज 0 एंड कॉस 180 डिग्री इज -1। फिलहाल के लिए आपको 3 वैल्यू याद रखनी है, बाकी की वैल्यूज आपको 10th क्लास में ऑटोमेटिकली सिखा दी जाएंगी टाइम के साथ में। तो फिर से कॉस 0 इज 1, cos 90 is 0 and cos 180 is -1। आसान सी बात है, क्योंकि इन 3 वैल्यूज के बेसिस पे 3 तरह के वर्क डन होते हैं। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्क्स विच आर पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। देखो, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जाए और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो जाए, तो मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो ऐसे में जो वर्क डन होगा उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? W = FS cos 0। और अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि cos 0 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। तो ऐसे में जो वर्क डन आएगा वो क्या हो जाएगा? W = FS, और दैट विल बी द पॉजिटिव वैल्यू। तो ऐसे में वर्क डन की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। और वर्क डन इस केस में कहलाता है पॉजिटिव वर्क डन। तो जो मैंने अभी आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाया था, इस एग्जाम्पल में अगर मैं फोर्स लगाता हूं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो मेरे फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों सेम है। तो फोर्स के और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो जाएगा इस केस में? 0 डिग्री। सो दैट मींस द वर्क डन विल बी द पॉजिटिव वर्क डन। सेकेंड होता है नेगेटिव वर्क। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, मतलब आप फोर्स तो लगा रहे हो उधर और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है इधर, ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है, अब जरूरी नहीं है हम फोर्स इधर लगा रहे हैं तो हमारे वाले फोर्स के लिए हम वर्क डन निकालें। फॉर एग्जाम्पल, ये कार को आप देखो, कार के ऊपर फोर्स लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसका जो इंजन फोर्स लगा रहा है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है, जिसकी वजह से कार जो है वो आगे बढ़ रही है। अब जब भी कार आगे बढ़ेगी तो उसके टायर्स और रोड के बीच में फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? अपोजिट। तो फ्रिक्शन किधर को लगेगा? उल्टी डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन क्या अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, राइट? अगर कार आगे बढ़ रही है तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? बैकवर्ड। तो फ्रिक्शन की इसकी कार की डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन क्या? अपोजिट। तो ऐसे में फ्रिक्शनल फोर्स कहां लग रहा है? बैकवर्ड। और कार कहां मूव कर रही है? फॉरवर्ड। तो अगर आप इस पूरी लाइन को ज्वाइन करोगे तो आपको एंगल कितना बनता हुआ दिखाई दे रहा है? 180 डिग्री। अब आपको पता है, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो जैसे हम लोग इस फॉर्मूला के अंदर W = FS cos थीटा के अंदर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री पुट करेंगे तो 180 डिग्री cos 180 डिग्री कितना हो जाएगा? -1। तो ऐसे में जो वर्क डन आएगा उसकी वैल्यू तो वही रहेगी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बट वर्क डन इस केस में क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, और जरूरी नहीं है आप इसी केस से इसको समझो, मेरे पास में भी एक केस है समझाने के लिए। देखो, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूं, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, पॉजिटिव वर्क डन हुआ, ये आप लोगों ने सबने देखा। अब मैंने क्या करा है, एक स्ट्रिंग लेके ब्लॉक के ऊपर बांध के उसको एक पुली से मैंने पास करवा दिया। अब आप देखना मेरे फोर्स लगाने की डायरेक्शन किधर है? मैं राइट हैंड साइड में फोर्स लगा रहा हूं, बट ऑब्जेक्ट किधर डिस्प्लेस हो रहा है? लेफ्ट हैंड साइड में, मेरे रेस्पेक्ट में। और आपके कंटेक्स्ट में अगर मैं बोलूं तो आपके कंटेक्स्ट में मैं फोर्स किधर लगा रहा हूं? टुवर्ड्स द लेफ्ट। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? टुवर्ड्स द राइट।
तो ऐसे में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और वर्क डन क्या हो जाएगा नेगेटिव। आसान सी बात है। तो मेरा जो फोर्स है, अब देखो मेरे फोर्स की वजह से भी वर्क डन क्या हो रहा है नेगेटिव हो रहा है। इजी। तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट हो, तो ऐसे में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है नेगेटिव। लास्ट होता है जीरो वर्क। whenever force and displacement are perpendicular to each other, ये आप फोर्स तो लगा रहे हो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके परपेंडिकुलर, तो ऐसे में वर्क डन क्या हो जाएगा जीरो। फॉर एग्जांपल, कुएं से जब पानी निकाला जाता था पुराने जमाने में, तो जैसा मैंने अभी आपको पुली दिखाई है, ऐसी एक पुली यहां लगी होती थी, एक रोप बांध के बकेट को नीचे डाला जाता था, और पर्सन रोप को कुछ ऐसे पुल कर रहा है, पर इस एंड पे अगर मैं फोर्स की डायरेक्शन निकालूं तो टेंजेशनल होगी पुली के अलाउ, टेंजेशनल होगी मतलब 90 डिग्री पे होगी बकेट के मोशन की डायरेक्शन के। बकेट कैसे जाएगी ऊपर जाएगी। सो टेक्निकली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो गया 90। अब आपको पता है cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या थी जीरो। तो जैसे हमने इस फॉर्मूला में पुट करा W = FS cos 90 और वैल्यू क्या आ जाएगी इस वजह से जीरो। तो ऐसे में वर्क डन क्या होता है जीरो। एक तो ये केस होता है, और एक और केस होता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने पे वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस ही ना हो, उसका डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो, तो भी आप वर्क डन को क्या बोलोगे जीरो वर्क डन। आसान सी बात है, और इसको दिखाने के लिए भी मेरे पास में डेमोस्ट्रेशन है। सेम किट, सब कुछ सेम। देखो मैं फोर्स कैसे लगा रहा हूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ये ब्लॉक डिस्प्लेस कैसे हो रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कैसे हुआ 90 डिग्री। आसान सी बात है। तो ऐसे में वर्क डन क्या हो जाएगा जीरो। इजी। तो ये थे तीन तरह के वर्क डन, पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव वर्क डन एफएस होता है, नेगेटिव वर्क डन माइनस का एफएस होता है, और जीरो वर्क डन तो जीरो ही निकल के आता है। ये सारे के सारे वर्क डन किसी ना किसी फोर्स की वजह से होते हैं। ये सारे के सारे वर्क डन किसी ना किसी फोर्स की वजह से होते हैं। आसान सी बात है। कुछ और एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इन एग्जांपल्स में हम लोग देख सकेंगे और कौन कौन से वर्क डन हो रहे हैं। केस ए में आप देखोगे तो एक पर्सन वॉल को पुश कर रहा है, इस पर्सन के फोर्स से वॉल अपनी जगह से नहीं चल रही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है जीरो हो रहा है। तो ऐसे में वर्क डन क्या हो जाएगा जीरो। नो डिस्प्लेसमेंट नो वर्क डन। अच्छा, अब ये पर्सन एक बॉक्स को उठा के इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा लग रहा होगा नीचे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन बता सकते हो आप क्या हो जाएगा जीरो, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, सो द वर्क डन विल बी जीरो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। याद रखना, एक ही प्रॉब्लम के अंदर आपको मल्टीपल फोर्सेस दिखाई दे सकते हैं, और उन मल्टीपल फोर्सेस की वजह से मल्टीपल वर्क डन भी दिखाई दे सकते हैं। तो इस केस में सिंस ये पर्सन हॉरिजॉन्टली मूव करवा रहा ऑब्जेक्ट को, और हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन क्या होगा वो जीरो हो जाएगा। लास्ट, मान लो एक सैटेलाइट है, एक सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आपने एक धागा लिया, एक स्टोन को बांधा और आप उसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, बात सेम रहती है। दोनों केस में सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो लग रहा है उसके रेस्पेक्ट में सैटेलाइट की डायरेक्शन कैसे होगी, या उस स्टोन की डायरेक्शन कैसे होगी परपेंडिकुलर। कहां पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। whenever an object moves on a uniform circular path and it performs a uniform circular motion, then the direction of its motion is always about the tangent of the circular path. तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी टेंजेंट की तरफ, और फोर्स जिसकी वजह से ये मोशन हो रही है सेंट्रीपिटल फोर्स जिसकी वजह से ये मोशन हो रही है उसके रेस्पेक्ट में डायरेक्शन कैसी रहेगी 90 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे में वर्क डन क्या हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जीरो वर्क डन। आसान सी बात है, इजी। एक पोर्टर है, वो अपने सर पे सामान उठा के लेके जा रहा है। पोर्टर समझते हो ना। अब आपको वर्क डन बताना है मुझे कि इसमें कितना वर्क डन हो रहा होगा। अपने अपने गैसेस हाथ ऊपर करके बताने हैं आप लोगों को मुझे। हाँ, जीरो वर्क डन, जीरो वर्क डन, जीरो वर्क डन, जीरो वर्क डन,
जीरो वर्क डन, जीरो वर्क डन, जीरो वर्क डन, जीरो वर्क डन, जीरो वर्क डन। देखो अब ना थोड़ा अपना थॉट को एक्सपेंड करो। जीरो वर्क डन इज वन ऑफ द आंसर, नॉट ऑल द आंसर्स। जीरो वर्क डन इज वन ऑफ द आंसर। एक्चुअल में इस पोर्टर की वजह से, लाइक ये पोर्टर अपने आप में एक फोर्स लगा रहा है जिसकी वजह से ये आगे जा पा रहा है। मान लो इस पोर्टर के आगे बढ़ने की डायरेक्शन मैं ये ले रहा हूं, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। ऑब्वियसली इसके ऊपर जो सामान इसने रखा हुआ है वो भी इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा होगा। तो हम बात करते हैं उस सामान की जो ये अपने सर के ऊपर लेके चल रहा है। सामान की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये हो गई, राइट। अभी जिस डायरेक्शन में चलता है एक्चुअल में फोर्स उसके अगेंस्ट लगाता है। सोच के देखो, आप जब आगे बढ़ते हो तो आप अपनी बॉडी से, अपने लेग से मस्क्यूलर फोर्स कहां लगाते हो? बैकवर्ड। आपको आगे बढ़ने के लिए फोर्स कहां लगाना पड़ता है? पीछे की ओर, बैकवर्ड। सोच के देखो, लगाना पड़ता है ना। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हुई? ये वाली। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये तो हुआ एक फोर्स। दूसरा फोर्स, जब ये आगे बढ़ रहा है तो इसके पैरों के, मतलब इसके फीट के और ग्राउंड के बीच में एक दूसरा फोर्स पैदा हो जाएगा, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स किधर को लगेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि इसके फीट पीछे की तरफ अर्थ को पुश कर रहे हैं। तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है? हमेशा ऑपोजिट। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है। तो अप्लाइड फोर्स के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना एंगल बना रहा है? 180 डिग्री। तो ऐसे में यहां पे वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। पर हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स तो भूल ही गए, जो कि मैंने बोला था कि आप लोग सही बोल रहे हो, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स लगता है और उसके रेस्पेक्ट में ये पर्सन अपने सर पे रखे हुए सामान को कैसे मूव करवा रहा है? हॉरिजॉन्टली। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ऐसे में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क डन करेगा? जीरो। तो आपको ये याद रखना है कि वर्क इज ऑलवेज डन बाय सम फोर्स। और इस केस में मैंने आपको तीनों फोर्सेस बता दिए। तो जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आपको कोई फोर्स नहीं बोला जाता तो आपको लिखना पड़ेगा द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो। क्या लिखना पड़ेगा? द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो। पर अगर गलती से भी उसने पूछ लिया कि बताओ व्हाट इज द वर्क डन बाय हिमसेल्फ, तो ऐसे में उसका जो फोर्स है बैकवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट आगे को हो रहा है, इसलिए नेगेटिव। और जब फ्रिक्शन की वजह से पूछा जाएगा तो पॉजिटिव। बट अगर कुछ नहीं पूछा जाएगा तो आप डायरेक्टली ग्रेविटेशनल फोर्स का बता दोगे कि जीरो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ये मेंशन करना जरूरी है। आसान सी बात है, इजी। इसी बात पे क्वेश्चन छोटा सा बेसिक क्वेश्चन है। A force of 5 Newton is acting on an object. The object is displaced by 2 meter. Can you guess the work done? And the object displaces in the direction of the force. So work क्या होता है? Force into displacement। और ये पॉजिटिव रहेगा बिकॉज थीटा की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे? 0 डिग्री, मतलब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो W कितना हो जाएगा? 5 times 2 मीन्स 10 जूल। और वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। ठीक है, आसान सी बात। बच्चों वाला क्वेश्चन एकदम इजी। A porter lifts a luggage of 15 kilogram from the ground and puts it on his head 1.5 meter above the ground. Calculate the work done by him on the luggage. समझे कि वो लगेज पे कितना काम कर रहा है, वो आपको निकालना है। ठीक है, 15 किलोग्राम का लगेज है, ये हो गया लगेज 15 किलोग्राम का, और इसको उठा के उसको रखना है अपने सर पे, जो कि ग्राउंड से 1.5 मीटर ऊपर है। ठीक है, 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब सोच के देखो, इस 15 किलोग्राम के लगेज को उठाने के लिए उसको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? किसी भी चीज को, अब आपको अब तक नहीं पता था बट आपको याद रखना है, किसी भी चीज को उठाने के लिए हमें एग्जैक्टली उसके वेट के बराबर फोर्स लगाना पड़ता है। कितना लगाना पड़ता है? उसके वेट के बराबर। तो मास कितना है? 15 किलोग्राम।
वेट कितना हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू mg, तो ये कितना हो गया 15 टाइम्स, आप g को 10 ले सकते हो, तो 150 न्यूटन। तो ये फोर्स रिक्वायर्ड है, फोर्स कितना रिक्वायर्ड है 150 न्यूटन। किसी भी चीज को लिफ्ट करने के लिए आपको एग्जैक्टली उसके वेट के बराबर फोर्स लगाना ही पड़ता है। तो टेक्निकली उसका वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स दैट इज 150 और डिस्प्लेसमेंट कितना बोला गया 1.5 मीटर। अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि यूनिट स्टैंडर्ड होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट मीटर में होना चाहिए, फोर्स न्यूटन में होना चाहिए। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में बिल्कुल सही है और फोर्स हमने न्यूटन में निकाला ही है। यहां पे डेसिमल हटाया, 10 लगाया, 10 से 10 कैंसिल, 15 इंटू 15 225 जूल। आसान सी बात, इजी। इसी के साथ वर्क खत्म।